नमस्ते बच्चों, मैं रेहाना हसन प्रचंड प्रयास के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। और अब हम एंटर करते हैं फिजिक्स की वंडरफुल दुनिया में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण के बारे में। गुरुत्वाकर्षण ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में साइंटिस्ट हजारों साल पहले से जानने की कोशिश करते रहे हैं। ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज अगर ऊपर से गिरती है तो वो पृथ्वी की ओर ही आती है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण खाली यहां तक लिमिटेड नहीं है। हमारे जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। हजारों साल से साइंटिस्ट इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश में लगे हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या था, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, लेकिन पहले क्या माना जाता था कि जितने भी ये सूरज हैं और जितने भी प्लैनेट्स हैं, उपग्रह हैं, ये सब पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हैं। लेकिन ये सब जानते थे कि कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसने इस पूरे सोलर सिस्टम के सारे जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनको एक साथ बाउंड करके रखा है। ठीक है, और क्यों ऐसा होता है, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए साइंटिस्ट लगातार कोशिश करते रहे हैं। ठीक है, और गैलीलियो ने तो काफी जो अपोज है ना, उस टाइम के जो नोबल पीपल थे और जो वहां का राजा, जितने भी मंत्री वगैरह थे, वो क्या मानते थे कि पृथ्वी के चारों तरफ सूरज चक्कर लगाता है। लेकिन गैलीलियो ने ये जानते थे कि एक्चुअली पृथ्वी चक्कर लगाती है सूरज के चारों तरफ। ठीक है, लेकिन एक ऐसा गैलीलियो ही नहीं सोचते थे, और भी साइंटिस्ट थे, जिसमें कि डेनमार्क के साइंटिस्ट थे टाइको ब्रेहे। ठीक है, डेनमार्क के साइंटिस्ट थे टाइको ब्रेहे। ठीक है, उन्होंने भी इस बात का ये बात जानते थे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, और उन्होंने उसके बारे में काफी स्टडी की। उन्हीं के एक जो सहयोगी थे कैप्लर। ठीक है, कैप्लर ने उन्हीं की रिसर्च के बेसिस पर कुछ नियम प्रतिपादित किए, जिनको कि हम कैप्लर के नियम कहते हैं। ठीक है, तो कैप्लर के नियम क्या हैं? कैप्लर के नियम हमको बताते हैं कि जब कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है तो वो क्या, उसका ये जो मोशन होता है ये इलिप्टिकल होता है। ठीक है, ये इलिप्टिकल एक जो पाथ है उसमें मूव करता है। ठीक है, उसके बाद उनका दूसरा नियम था कि सन से जब कोई ग्रह मूव करता है तो वो सेम टाइम में सेम एरिया स्वाइप करता है। ठीक है, सेम एरिया स्वाइप करता है, मतलब कि जब वो सन से दूर होता है तो उसकी चाल कुछ कम हो जाती है, और जब वो सन के पास होता है तब उसकी चाल बढ़ जाती है। यानी कि एक समय टी में ये एरिया A1 और A2 बराबर होंगे। ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि जो टी स्क्वायर होता है, यानी कि टाइम पीरियड ग्रहों का सन के चारों तरफ मूव करने में लिया गया समय, वो इस दूरी r पर डिस्टेंस करता है। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ठीक है, तो ये जो केपलर ने नियम दिए थे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम है, और ये सारे नियम न्यूटन, ठीक है, हमारे जो फिजिक्स के भीष्म पितामह न्यूटन थे, उन्होंने भी इन नियमों के बारे में जानकारी हासिल की, और साथ ही साथ उन्होंने ग्रेविटी को, ये इन सब का क्या रीजन है,
उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। ठीक है, तो अब आप देखिए कि केपलर के नियम क्या हैं। केपलर के 3 नियमों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है। देखिए केपलर के 3 नियम क्या हैं। एक तो है कक्षाओं का नियम। कक्षाओं का नियम क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया, सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय, ठीक है, दीर्घवृत्तीय यानी कि इलेप्टिकल होती है ऑर्बिट, सर्कुलर नहीं होती, बल्कि किस तरह की होती है, इलेप्टिकल ऑर्बिट होती है, कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है। आपको मालूम है कि कोई भी अगर हमारे पास इलिप्स है तो उसके 2 सेंटर होते हैं। ठीक है, जैसे कि वृत्त का सिर्फ एक ही सेंटर होता है, दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए। ठीक है, तो वृत्त का एक ही सेंटर होता है और इलिप्स के 2 सेंटर होते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास एक इलेप्टिकल पाथ है या ये एक इलिप्स बना हुआ है, इसके 2 सेंटर है S1 S और S डैश, तो एक सेंटर पर सन सिचुएटेड है। ठीक है, तो हमारा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किस तरह की ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो मूव करते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं तथा सूर्य इसकी एक नाभि पर स्थित होता है, एक सेंटर पर सूरज सिचुएटेड है। ठीक है, उसके बाद है क्षेत्रफलों का नियम। सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल प्रसर्प करती है, यानी कि सेम एरिया वो कवर करती है। ठीक है, सेम एरिया कैसे कवर करती है कि जब वो पृथ्वी से थोड़ा दूर है तो क्या होगा, वो धीरे धीरे मूव करेगा, और जब वो पृथ्वी के एकदम पास होता है तब क्या होता है, वो बहुत तेजी से मूव करता है, जिससे कि ये दोनों एरिया बराबर आ जाए। ठीक है, ये भी टी समय में उसका मूवमेंट है, टी समय में वो पी से पी डैश गया और टी समय में यहां वो क्यू से क्यू डैश तक जाता है। ठीक है, लेकिन एरिया A1 और एरिया A2 बराबर होंगे। ठीक है, A1 विल बी A2। ये क्या है, प्लैनेट द्वारा यानी कि ग्रह द्वारा टी समय में तय किए गए पथ का सूर्य के सापेक्ष सूर्य को केंद्र मानकर तय किया गया क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए ये आपको जो नियम दिया है केपलर का, जो दूसरा नियम है क्षेत्रफलों का नियम, सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय अंतरालों में समान क्षेत्रफल प्रसर्प करती है। कैसे प्रसर्प करती है कि इसको केंद्र मानकर अगर हम एक, ये जितना इसने पाथ कवर किया है P से P डैश और यहां पाथ कवर किया है Q से Q डैश, पृथ्वी के केंद्र को सूर्य के केंद्र को मेन सेंटर मानकर अगर हम इस तरह से उसका एक ट्रायंगल बना दें और ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालें, यहां भी ट्रायंगल बनाएं और उसका क्षेत्रफल निकालें, तो वो दोनों एरिया बराबर आएंगे। और ये टाइम है T जो वो P से P डैश जाने में लेगा और Q से Q डैश जाने में लेगा, यानी कि Q से Q डैश
में वो ज्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, क्यू डैश इज ग्रेटर देन पी डैश। और क्यों? क्योंकि क्यू पॉइंट सन के पास है और पी पॉइंट सन से दूर है। तो जितने भी हमारे ग्रह हैं, जब वो सन से जितनी दूर होते जाएंगे उतनी ही स्पीड उनकी कम होती जाएगी, और जब वो सन के पास रहते हैं तब उनकी स्पीड बढ़ जाती है। ये है केपलर का दूसरा नियम, जिसको कि हम क्षेत्रफलों का नियम भी कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के मानों के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा है डिस्टेंस आर, ठीक है, यहां ये आर है और इधर ये आर डैश है। ठीक है, तो इसमें जो ये टाइम टी ले रहा है, ठीक है, टाइम टी उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, ये हमारा आवर्त कालों का नियम है। किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उस ग्रह द्वारा अनुरेखित दीर्घवृत्त के अर्ध दीर्घ अक्ष के मानों के घन के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो ये वाला नियम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये तीनों नियम थे जो कि केपलर ने दिए थे। केपलर के इस नियम के बारे में न्यूटन को भी मालूम था। ठीक है, न्यूटन को तो आई थिंक बहुत सारी ऐसी चीजों का ज्ञान था, इसीलिए उनको फिजिक्स में भीष्म पितामह कहा गया है। उनके जैसा नॉलेज अभी तक फिजिक्स में किसी को नहीं मिला, खाली एक आइंस्टाइन थे जो कि उन्हीं के इक्विवेलेंट थे, है ना। तो इसीलिए फिजिक्स में हमने देखा है कि चाहे गति के नियम हो, चाहे गति के समीकरण हो, या फिर ग्रेविटी, उन सब के बारे में न्यूटन ने अपने जो लॉज दिए हैं वो क्या है, पूरे यूनिवर्स में ट्रू हैं। कहीं पर भी अभी उनको चैलेंज करने वाला कोई ऐसा हमको मिला नहीं है कि उनके नियमों में कहीं कोई कमी निकाल पाए। तो अब देखिए, ये जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण जिसके कारण जितने भी हमारे ग्रह हैं वो अपने सेंटर में सिचुएटेड एक स्टार के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और सिर्फ चक्कर नहीं लगाते, कुछ नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, उन नियमों का अगर पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो ये अर्थ है, हमारा जो ये पूरा सिस्टम है ब्रह्मांड, वो इतने सालों से जो इतने परफेक्ट वे में काम कर रहा है, तो कुछ ना कुछ नियमों को तो मानता है ना। अगर नियमों को नहीं माना जाएगा तो फिर क्या होगा, सब एक दूसरे से क्रैश करने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। सब अपनी अपने पाथ पर एक डेफिनेट टाइम में मूव करते हैं। उसी से हमको क्या है, अलग अलग तरह के सीजन मिलते हैं, दिन और रात मिलते हैं। तो ये सब बाउंड है एक फोर्स जिसको कि हमने गुरुत्वाकर्षण नाम दिया है। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन डिपेंड करता है मासेस के ऊपर, जिसको कि न्यूटन ने बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, देखिए हम क्या कहते हैं, न्यूटन ने, जैसे कि एक स्टोरी है कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक एक सेब ऊपर से गिरा, तो उन्होंने उसके बारे में सोचा कि ये नीचे ही क्यों गिरा है ना, ऊपर क्यों नहीं गया। और फिर उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि एक्चुअली अर्थ में एक ऐसा अट्रैक्शन है कि वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जब उन्होंने और ज्यादा स्टडी की, उसके बारे में और ज्यादा थिंकिंग की, तो उनको पता चला कि एक्चुअली सिर्फ ये हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट नहीं है जो चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली जितनी भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें मास है ना,
तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब इन प्रश्नों के हम उत्तर ढूंढेंगे कि अर्थ ही अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करती है, या प्लैनेट सन की तरफ ही क्यों चक्कर लगाते हैं। ग्रेविटी का एक और ज्यादा इफेक्ट है, बहुत बड़ा इफेक्ट है, जो कि हमारे अर्थ पर ज्वार और भाटे आते हैं, है ना। जैसे कि ज्वार और भाटा आप जानते हैं ना, कि समुद्र का लेवल बढ़ जाता है रात के समय जब मून के अट्रैक्शन के कारण, ठीक है। तो हमारी अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बहुत सारे जो हमारे अर्थ पे फिनोमिना हो रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सन के चारों तरफ जो प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं वो भी ग्रेविटी के कारण है, और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही ज्वार और भाटे आते हैं, ठीक है। तो अब हम इस लॉ को जो न्यूटन ने दिया है उसके बारे में देखिए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। एक ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है, इसका द्रव्यमान है m1। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका कि द्रव्यमान है m2। तो इनके बीच में परस्पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है। एक आकर्षण बल काम करता है, और ये जो आकर्षण बल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2, m1 एंड m2, ये एक इक्वेशन उन्होंने दी, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की जो दूरी है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यही फोर्स जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके वर्ग के, उसके स्क्वायर के, ठीक है। देखिए न्यूटन का लॉ है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2। m1 एक ऑब्जेक्ट का मास है और m2 दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, ठीक है। F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। r क्या है, m1 और m2 के बीच की दूरी है। इन दोनों ही इक्वेशंस को अगर हम समराइज कर दें, मिला दें, तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाती है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कहीं पर भी ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटा होता है, लगा होता है, तो उसको हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, यानी कि F इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने एक कांस्टेंट लगाया और इसमें m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ये हमको मिल गया, ठीक है। F इज इक्वल टू कांस्टेंट m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो कांस्टेंट है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, ठीक है। G क्या है, G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। क्या है, ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी एक डेफिनेट वैल्यू है, ठीक है। तो इन सबको समराइज करके जो हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी आया है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ठीक है। क्या कहते हैं इस नियम को, इस नियम को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, और इसको फाइंड आउट किया था न्यूटन ने, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। यहां पर जो हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, एक हमारा अर्थ है, दूसरा हमारा मून है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है वो किसके बराबर है, F
जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमारा जो ये मून है सर अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये हमारी अर्थ है। ठीक है, ये अर्थ है जिसके ऊपर एक पेड़ है, पेड़ से यहां एक आम गिरा, वो नीचे की तरफ आता है, ये है मैंगो। मैंगो का मास है m1, हमारे अर्थ का मास है me। ठीक है, ये मैंगो नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। वो फोर्स, वो बल किसके बराबर है? F इज इक्वल टू G M ME अपॉन, ये अर्थ का सेंटर है और अर्थ के सेंटर से इसकी दूरी हमने RE मान ली है, अपॉन RE स्क्वायर। देखिए जरा, यही है ना न्यूटन के अकॉर्डिंग F इज इक्वल टू GM ME अपॉन RE स्क्वायर। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो आकर्षण बल है, ये दोनों के बीच में बिल्कुल बराबर लग रहा है। यानी कि अर्थ जितना फोर्स मैंगो के ऊपर अप्लाई कर रही है, मैंगो भी बिल्कुल इतना ही फोर्स अर्थ के ऊपर भी अप्लाई कर रहा है। तो अब प्रश्न हमारे दिमाग में ये आता है कि जब दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर है तो मैंगो नीचे क्यों आ गया? है ना, अर्थ भी तो यहां तक जा सकती थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो दोनों के बीच में बराबर है। तो ऐसा क्यों हुआ कि मैंगो ही नीचे आ गया, अर्थ क्यों नहीं गई? इसका मैं आपको आंसर देती हूं। देखिए, F इज इक्वल टू GM अपॉन आर स्क्वायर, और यही फोर्स बराबर होता है F इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये भी तो आपको मालूम है ना, F इज इक्वल टू ma के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दूसरा फोर्स है जो कि इनके ऊपर एक्ट कर रहा है, वैल्यू दोनों की बराबर है। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। जैसे कि इसी फोर्स से m इंटू ए, m इंटू ए GM ME अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होंगे। m इंटू ए इज इक्वल टू GM ME अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए ये कितना बड़ा फोर्स है जो कि लग रहा है मास इंटू एक्सेलरेशन में, और यही फोर्स लग रहा है अर्थ के ऊपर। ठीक है, F इज इक्वल टू, अर्थ का मास कितना है? ME इंटू ए। देखिए, अर्थ के ऊपर भी फोर्स लग रहा है, मैंगो के ऊपर भी फोर्स लग रहा है। ये फोर्स इतना बड़ा है, तो आप देखिए फोर्स बहुत बड़ा है और मैंगो का जो द्रव्यमान है वो बहुत कम है। आम का द्रव्यमान बहुत कम है, तो क्या होगा? तो त्वरण अधिक होगा, है ना। दोनों का गुणनफल अगर GM अपॉन आर स्क्वायर के बराबर है और द्रव्यमान बहुत छोटा सा है, कुछ ग्राम्स में है, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, है ना। तो उस एक्सेलरेशन के कारण जो मैंगो है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। दूसरी तरफ अर्थ का मास इतना ज्यादा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है,
इस अर्थ के ऊपर जितनी भी ये चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि ये टेबल है, ये चेयर है, ये भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करती हैं। लेकिन क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम है जो पृथ्वी और इस मेज के बीच में है, जो पृथ्वी और इस कुर्सी के बीच में है। इसलिए ये एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है, उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन कम है, इसलिए पृथ्वी मूव नहीं करती है, मूव करती हैं दूसरी चीजें पृथ्वी की तरफ। और यही सोलर सिस्टम में है ना। जैसे कि सन का मास बहुत अधिक है, इसके कंपैरिजन में जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो ये प्लैनेट्स सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, जबकि सन रिवॉल्व नहीं करता, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि इस क्लास में आपने पूरा एंजॉय किया है, आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई है कि हमने ये जो गुरुत्वाकर्षण है इसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो सबसे पहले गैलीलियो, कैप्लर और उस जमाने के जो एक और डेनमार्क के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सब बताया, है ना। डेनमार्क के साइंटिस्ट टाइको ब्रे के ही वर्क को कैप्लर ने सिस्टमैटिक स्टडी करके नियमों के रूप में प्रोड्यूस किया। उसके बारे में न्यूटन भी जानते थे, उन्होंने उस वर्क को पूरा यूनिवर्सल बना दिया, है ना। वो तो एक स्पेशल माइंड के पर्सन थे कि ये खाली कुछ ग्रहों तक, कुछ चीजों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे यूनिवर्स में जो वर्क कर रहा है उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, जो कि पूरे यूनिवर्स में एक जैसा वर्क कर रहा है, लेकिन उसके जो इफेक्ट हैं वो अलग अलग प्रोड्यूस होते हैं। अलग अलग इसलिए प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि हर चीज का मास अलग है। जैसे कि सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है अर्थ में और मैंगो में, लेकिन मैंगो बड़ी तेजी से नीचे गिर रहा है, अर्थ नहीं गिर रही है। तो ये तो उनके मास के ऊपर डिपेंड है ना, लेकिन फोर्स हर जगह बिल्कुल सेम। ये खाली डिपेंड करता है कि दो ऑब्जेक्ट के मास और उनके बीच की डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। तो अब इस क्लास को हम विराम देते हैं, इसमें जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप हमको लिख भेजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।